तकरीबन 2 बजे कमरे में आया और उसका ख्याल था कि इमामा सो चुकी होगी, मगर वो अभी भी खिड़की के सामने बैठी हुई बाहर देख रही थी। उसके घर की लाइट्स अब ऑफ थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने गर्दन मोड़कर सालार को देखा था। सो जाना चाहिए था तुम्हें इमामा, उससे नजरें मिलने पर सालार ने कहा। वो खिड़कियों के आगे कुर्सी रखी दोनों पांव ऊपर किए घुटनों की गिर्द बाजें लपेटे बैठी थी। सो जाऊंगी। वहां सब सो चुके, देखो लाइट्स ऑफ है सब बेडरूम्स की। वो दोबारा गर्दन मोड़कर बाहर देखने लगी। सालार चलने में उसे देखता रहा, फिर वॉशरूम में चला गया। 10 मिनट बाद कपड़े तब्दील करके वो सोने के लिए बेड पर लेट गया। इमामा अब बस करो, इस तरह देखने से क्या होगा? बेड पर लेटे लेटे उसने इमामा से कहा, मैंने कब कहा कि कुछ होगा? तुम सो जाओ। तुम वहां बैठी रहोगी तो मुझे भी नींद नहीं आएगी, लेकिन मैं यहीं बैठूंगी, उसने जिद्दी अंदाज में कहा। सालार को उसकी जिद ने कुछ हैरान किया। चलने में उसे देखने के बाद उसने फिर कहा, इमामा तुम अगर बेड पर आकर लेटोगी तो यहाँ से भी तुम्हारा घर नजर आता है। सालार ने एक बार फिर कोशिश की थी। यहाँ से ज्यादा करीब है। वो इस बार बोल नहीं सका। उसके लहजे में मौजूद किसी चीज ने उसके दिल पर असर किया था। चंद गज का फासला उसके लिए बेमानी था। वो उसका घर नहीं था। चंद गज की नजदीकी उसके लिए बहुत थी। वो 9 साल बाद उस घर को देख रही थी। हमारे घर के ऊपर वाले फ्लोर में एक कमरा है। उस कमरे की खिड़कियों से तुम्हारे घर का लॉन और पोर्च तक नजर आता है। वो लेटे लेटे छत को देखते हुए बड़बड़ाया। इमामा एकदम से उठकर उसके पास आ गई। कौन सा कमरा? मुझे दिखाओ। उसके बेड के करीब खड़े होकर उसने बेचैनी से पूछा। दिखा सकता हूँ अगर तुम सो जाओ, फिर सुबह मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। सालार ने आंखें खोलकर कहा, मैं खुद भी जा सकती हूँ। बेहद खफकी से सीधी हो गई। ऊपर वाला फ्लोर लॉक है। इमामा जाते जाते रुक गई। वो एकदम मायूस हुई थी। सालार मुझे लेकर जाओ ऊपर। वो फिर उसका कंधा हिलाने लगी। इस वक्त तो नहीं लेकर जाऊंगा, उसने दो टोक अंदाज में कहा। तुम्हें जरा सी भी मोहब्बत नहीं है मुझसे? वो उसे जज्बाती दबाव में ले रही थी। है, इसलिए तो नहीं लेकर जा रहा। सुबह वहां जाना, तुम्हारी फैमिली के लोग घर से निकलेंगे, तुम उन्हें देख सकती हो। इस वक्त क्या नजर आएगा तुम्हें? सालार ने संजीदगी से कहा। ऐसे भी मुझे तुम्हें पता है कि कमरे की चाबी किसके पास है? सुबह मुलाजिम से पूछ लूंगा। सालार ने झूठ बोला। ऊपर का फ्लोर महफिल नहीं था, लेकिन इमामा को रोकने का उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो कुछ मायूस होकर दोबारा खिड़की की तरफ जाने लगी। सालार ने उसका हाथ पकड़ लिया और फ्लोर में तब अनलॉक करवाऊंगा अगर तुम अभी सो जाओ। वो चंद में उसका चेहरा देखती रही, फिर उसने जैसे हथियार डालते हुए कहा, मैं बेड की इस तरफ सोऊंगी। सालार ने गिलास कहे बगैर अपनी जगह छोड़ दी। उसने कंबल हटाकर उसके लिए जगह बना दी थी और मैं लाइट्स भी ऑन रखूंगी। वो उसकी खाली हुई जगह पर बैठते हुए बोली। वो अब क्रॉस से टेक लगाए दोनों घुटने सकेड़े बेड पर बैठी खिड़की को देखने लगी थी। मुझे रोशनी में नींद नहीं आएगी। सालार ने कंबल से उसकी पांव और टांगे ढांपते हुए कहा। तुम्हें तो रोशनी में नींद आती है, वो कुछ जज्बस होकर बोली। अब अंधेरे में आती है, उसने तुर्की व तुर्की जवाब दिया। तो फिर मुझे रोशनी में नींद आती है। सालार ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। तुम्हें एक अच्छी बीवी की तरह अपने शोहर की नींद का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मसनवी गुस्से के साथ सालार ने कुछ आगे झुकते हुए साइड टेबल लैंप पर दूसरी लाइट्स ऑफ करनी शुरू कर दी। इमामा खफगी से बैठी रही, लेकिन उसने सालार को रोकने की कोशिश नहीं की। कमरा अब नीम तारीख था, लेकिन बैरूनी रोशनी की वजह से इमामा का घर ज्यादा नुमाया हो गया था। इस तरह देखने से क्या होगा? सालार अब छिला गया था। हो सकता है कोई पर्दे हटाकर खिड़की में खड़ा हो। वो ख्वाहिश नहीं थी, आस थी, और उस आस को तोड़ नहीं सकता था। सुबह गांव जाना है हमें। अब उसकी तवज्जो उस खिड़की से हटाने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। इमामा ने दो टोक इनकार किया। सालार को इसकी तवक्का थी। तुम्हें गांव ले जाने के लिए लेकर आया था। सालार ने कुछ खफगी से कहा। तुम जाओ, मुझे किसी गांव में दिलचस्पी नहीं, उसने साफ गोई से कहा। सालार ने एकदम कंबल हटाते हुए बेड से उठा और उसने पर्दे बराबर कर दिए। बाहर आने वाली रोशनी बंद होती ही कमरा एकदम तारीकी में डूब गया था। इमामा ने बेहद खफकी के आलम में लेटते हुए कंबल अपने ऊपर खींच लिया। दोबारा उसकी आंख सालार के जागने से खुली। सहरी खत्म होने में अभी कुछ वक्त था। उसने उठकर सबसे पहले खिड़की के पर्दे हटा दिए। सालार ने उसे कुछ हमदर्दी से देखा। विंटर कप उठाकर खासा माँ को खाना कमरे में लाने का कह रहा था।
इमामा के कमरे में लाइट ऑन थी, लेकिन खिड़कियों के आगे अब भी पर्दे गिरे हुए थे। उसे जैसे कुछ मायूसी हुई। जब तक वो कपड़े तब्दील करके और मुंह हाथ धोकर आई, तब तक खानसामा खाने की ट्रॉली कमरे में छोड़ गया था। उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ खाना खाया। खाना खत्म करते ही इमामा ने कहा, अब चाबियां ले लो, ऊपर चले, मुझे नमाज पढ़कर आने दो। नहीं, मुझे अपना घर देखना है। इस बार सालार ने जैसे इमामा की जिद के सामने हथियार डाले थे, उसे लेकर ऊपर की फ्लोर आ गया। कमरा खुला देखकर इमामा ने उसे बेखौफी से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उस वक्त इतनी खुश थी कि सालार की किसी बात पर नाराज नहीं हो रही थी। उस कमरे की खिड़की के सामने खड़े होते ही वो जैसे सांस लेना भूल गई थी। वहां से इसके घर का पूरा लॉन और पोर्च नजर आ रहा था। लॉन बिल्कुल बदल गया था। वो वैसा नहीं रहा था जैसा कभी होता था। जब वो वहां थी तब वहां 2 कुर्सियां भी नहीं थी जो पहले होती थी। लॉन में लगी बेलें अब पहले से भी ज्यादा बड़ी और फैल चुकी थी। आंसुओं का एक नीला रीला उसकी आंखों में आया था। सालार ने इस दफा उसे कुछ नहीं कहा। कहना बेकार था, उसे फिलहाल रोना था, वो जानता था। वो मस्जिद में नमाज और कुछ देर कुरान पाक की तिलावत करने के तकरीबन 1.5 घंटे बाद वापस आया था और हस्बे तवक्का तब भी इमामा कमरे में नहीं आई थी। वो गांव जाने के लिए तैयार होने के बाद उसे खुदाहाफिज कहने ऊपर आया था। उसे साथ ले जाने का इरादा वो पहले ही तर्क कर चुका था। आधे घंटे के बाद भी वो खिड़की के सामने उसी तरह खड़ी थी। सालार के अंदर आने पर भी उसने पलट कर नहीं देखा था। सालार ने उसे मुखातिब करने के बजाय कमरे में दूर पड़े सोफे को कुछ जिद्दोजहद के साथ खिड़की की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था। यहाँ बैठ जाओ, तुम कब तक इस तरह खड़ी रहोगी? सोफा धकेल कर उसके करीब लाने के बाद सालार ने उसको मुखातिब किया और तभी उसने इमामा का चेहरा देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आंखें और नाक सुर्ख थी। सालार ने गर्दन मोड़कर खिड़की से बाहर देखा। वहाँ एक गाड़ी में कुछ बच्चे सवार हो रहे थे और एक औरत को खुदाहाफिज कह रहे थे। रिजवान के बच्चे हैं? सालार ने गाड़ी को स्टार्ट होते देखकर इमामा से कहा। इमामा ने कुछ नहीं कहा। ऊपर के चपकाए बगैर कांपते होठों के साथ बस उन्हें देख रही थी। सालार ने उससे कुछ नहीं पूछा। 9 साल लंबा अरसा था। पता नहीं मस्जिद उनमें से किसी को पहचान सकी थी और किसको नहीं, और उनमें से किसको पहली बार देख रही थी। वो औरत अब अंदर चली गई थी। उसके कंधों पर हल्का दबाव डालते सालार ने उससे कहा, बैठ जाओ। इमामा ने सोफे पर बैठते दुपट्टे के पल्लों से आंखें और नाक रगड़ने की कोशिश की। सिर्फ चंद लम्हों के लिए उसका चेहरा खुश्क हुआ था। बरसात फिर होने लगी थी। सालार पंजों के बल उसके सामने चंद लम्हों के लिए बैठा। उसने इमामा के दोनों हाथों को तसल्ली देने वाले अंदाज में अपने हाथों में लिए। उसके दोनों हाथ बेहद सर्द थे। वो उसके हाथ छोड़कर उठ खड़ा हुआ। कमरे की सर्दी को उसने पहली बार महसूस किया था। हीटर ऑन करने के बाद उसने कमरे की अलमारी में कोई कंबल ढूंढने की कोशिश की और एक कंबल उसे नजर आ ही गया था। मैं गांव के लिए निकल रहा हूँ, शाम तक वापस आऊंगा। 10-11 बजे के करीब पापा और मम्मी उठ जाएंगे, तब तुम नीचे आ जाना। उसकी टांगों पर कमल डालते उसने इमामा से कहा। वो अब भी उसी तरह दुपट्टे से आंखें और नाक रगड़ रही थी, लेकिन उसकी नजरें अब भी खिड़की से बाहर थी। सालार का कमरा जैसे उसके लिए अहम नहीं रहा था। वो उससे क्या कह रहा था उसने नहीं सुना था और सालार ये जानता था। वो उसे खुदाहाफिज कहते हुए चला गया। वो अगले 4 घंटे उसी तरह सोफे पर जमी बैठी रही। उस दिन उसने 9 साल के बाद बारी बारी अपने 3 भाइयों को भी घर से जाते देखा था। वो वहाँ बैठी उन्हें देखती हिचकियों से रोती रही थी। वहाँ बैठे उसे लग रहा था कि उसने यहाँ आकर गलती की है, उसे नहीं आना चाहिए था। इतने साल से सबर की जो बंद वो बांधती चली आ रही थी, अब वो बंद बांधना मुश्किल हो रहा था। वो पहले इस्लामाबाद आना नहीं चाहती थी और अब यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। ऐसा भी हो सकता था कि इसी तरह चोरी छुपे उस घर में रहती, इस तरह रोज अपने घर वालों को देखती रहती। उसके लिए तो ये भी बहुत था। वह अहमकाना सोचती, लेकिन वो सोच रही थी, वो हर बात सोच रही थी जिससे वो यहाँ अपने माँ बाप के घर के पास रह सकती हो। सालार ने गांव पहुंचने के चंद घंटे के बाद सिकंदर को फोन किया। मैं भी हैरान था जब मुलाजिम ने मुझे बताया कि ऊपर गेस्ट रूम में। मैं सोच रहा था पता नहीं वो वहाँ क्या कर रही है। सालार ने अपनी मामा को वहां से बुलवाने के लिए कहा था और सिकंदर ने उससे जवाबन कहा, क्या जरूरत थी उसे ख्वाह ले जाने की? घर तो उसका तुम्हारे कमरे से भी नजर आता है, लेकिन घर वाले उसे गेस्ट रूम से ही नजर आ सकते थे, सालार ने कहा। सालार से बात करने के बाद सिकंदर उठकर ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए। दरवाजे पर दस्तक देखकर वो अंदर आए थे।
बेटा नीचे आना था, हम लोगों के पास आकर बैठे कुछ देर। सिकंदर ये कहते हुए अंदर आया। रिमामा कुछ हड़बड़ा कर उठी थी। वो उनके वहां आने की तवक्का नहीं कर रही थी और उसके चेहरे पर एक नजर डालते ही सिकंदर एक लम्हे के लिए खामोश हो गई थी। उसकी आंखें बुरी तरह सूजी हुई थी। रोने वाली क्या बात है बेटा? सिकंदर ने उसके सर को तपकते हुए कहा। नहीं, ओ मैं बेहद निदामत से उनसे नजरें मिलाए बगैर बोली। चले नीचे आए, तैयबा भी पूछ रही है आपका। सिकंदर ने एक बार फिर उसका सर तपका। ये सालार नहीं था जिसे धड़ल्ले से इनकार कर देती। जी, उसने कहते हुए सोफे पर पड़ा कंबल उठाने की कोशिश की। सिकंदर ने उसे रोक दिया। मुलाजिम उठा लेगा, आप आ जाएं। उसका चेहरा देखकर तैयबा भी बेचैन हो गई। जैसे भी हालात में शादी हुई। बहरहाल वो एक ऐसी फैमिली थी जिसे वो तवील अरसे से जानते थे और जिनकी दीवार के साथ उनकी दीवार जुड़ी थी। उस रिश्ते का पास बहू होने के नाते और उन पर कुछ ज्यादा जिम्मेदारी आयद करता था। खुद वो भी इमामा को बचपन से देखते आए थे। किसी न किसी हद तक उनके लिए बेहद शनासा थी। उन लोग उसे तसल्लियां देते, उससे बातें करते रहे। फिर सिकंदर ने उसे आराम करने के लिए कहा। वो कमरे में आकर कुछ देर के लिए खिड़की के पास बैठी रही। फिर कुछ थकी हुई आकर बेड पर लेटकर सो गई। 4:30 बजे उसे मुलाजिम ने इंटरकॉम पर उठाया था। इफ्तार का वक्त करीब था। सिकंदर और तैयबा भी इसका इंतजार कर रहे थे। सालार भी इफ्तार से चंद मिनट पहले ही पहुंचा था। सिकंदर और तैयबा उस रात भी कहीं मौजूद थे। कुछ देर उनके पास बैठकर उन्हें खुदाफिज कहते हुए चले गए। रात को 12 बजे के करीब वापस आए। 11 बजे सालार और उसकी फ्लाइट थी। तैयबा जाने से पहले इमामा को कुछ तोहफे देने आए तो इमामा को तोहफे याद आ गए जो कराची से उन दोनों के लिए लेकर आई थी। इमामा को हैरत थी जब सालार तैयबा से मिलने के बाद सोने के लिए लेट गया था। तुम मुझे 10 बजे उठा देना, उसने इमामा को हिदायत दी थी। 11 बजे फ्लाइट है, देर नहीं हो जाएगी? इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं, पहुंच जाएंगे, उसने आंखें बंद करते हुए कहा। वो कुछ देर बैठी उसे देखती रही, फिर दोबारा ऊपर के फ्लोर के उस कमरे में आ गई। उसके घर के पोर्च में कोई गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वो वीकेंड था और वो यकीनन घर पर नहीं थे। कहाँ हो सकते थे? इमामा ने अंदाजा लगाने की कोशिश की। 9 साल के बाद यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। उससे उम्मीद ये थी कि वो वहाँ बैठी उन्हें वापस आते देख सकती है, लेकिन 10 बजे तक कोई गाड़ी नहीं आई। वो बोझल दिल और नम आंखों के साथ उठकर नीचे आ गई। सालार को जगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जाने के लिए सामान समेत खड़ा था। इमामा का दिल मजीद बोझल हुआ तो आखिर एक बार फिर सब कुछ छोड़कर जाने का वक्त आ गया था। बाहर पोर्च में ड्राइवर एक गार्ड के साथ गाड़ी में इंतजार कर रहा था। सिकंदर उस्मान ने गार्ड को एयरपोर्ट तक साथ जाने की हिदायत की थी। वो हर तरह की एहतियाती तदाबीर कर रहे थे। सालार ने सामान गाड़ी में रखने के बाद चाबी ड्राइवर से ले ली। इमामा ने हैरानी से उसे देखा था। हम लोग बाय रोड जा रहे हैं, पापा आए तो उन्हें बता देना। ड्राइवर ने कुछ एहतिजाज करने की कोशिश की। शायद सिकंदर से जरूरत से ज्यादा हिदायत कर गए थे, लेकिन सालार के एक झाड़ ने उसे खामोश कर दिया। और अब इतनी वफादारी दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर से निकलते पापा को फोन कर दो। वो गाड़ी में बैठा हुआ उससे कह रहा था। उसे यकीन था उसके घर से निकलते यही काम करेगा, इसलिए गेट से निकलते उसने सिकंदर के फोन पर कॉल की थी। वो कुछ देर के लिए सिकंदर का फोन एंगेज करना चाहता था। पापा, हम लोग निकल रहे थे तो सोचा आपसे बात कर लो, सालार ने सिकंदर से कहा। अच्छा किया, जरा मम्मी से बात करा दे, उसने सिकंदर के कुछ कहने से पहले ही सिकंदर से कहा। उसे खदशा था कि सिकंदर ड्राइवर की इनकमिंग कॉल देखकर चौंकेंगे। वो अगर गाड़ी में उनसे बात कर रहा है तो ड्राइवर उन्हें क्यों कॉल कर रहा था? अलबत्ता तैयबा उससे बात करते हुए किसी इनकमिंग कॉल को चेक नहीं करती, और अगर करते हुए तो उनको शक नहीं होता। अगले 15 मिनट वो तैयबा के साथ बातें करता रहा। साथ बैठी इमामा कुछ हैरान थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया था। वो इतनी लंबी बातें करने का आदी नहीं था जितना वो अब एकदम बातूनी हो गया था। उधर यही हैरानी तैयबा को भी हो रही थी। सिकंदर डिनर टेबल पर चंद दूसरे अफराद के साथ मसरूफ थे। 15 मिनट लंबी गुफ्तगू के बाद जब सालार को यकीन हो गया कि ड्राइवर अब तक सिकंदर को कई कॉल्स करने के बाद तंग आकर कॉल्स करना छोड़ चुका होगा, या कम से कम दोबारा करने की अगली कोशिश कुछ देर बाद ही करेगा, तो उसने खुदाफिज कहते फोन ऑफ कर दिया। तैयबा और सिकंदर की वापसी 12 बजे से पहले मतौखा नहीं थी, और अब अगर ड्राइवर से 5-10 मिनट बाद भी उनकी बात होती तो वो बहुत फासला तय कर चुके होते। बाय रोड आने की क्या जरूरत थी? उसका फोन बंद होते देखकर इमामा ने उससे पूछा। यूं ही दिल चाह रहा था, कुछ यादें ताज़ा करना चाहता हूँ।
सालार ने सेल फोन रखते हुए कहा, कैसी यादें? वह हैरान हुई। तुम्हारे साथ पहले सफर की यादें। कुछ देर उससे नजरें नहीं हटा सकी। वो शख्स से क्या कहती कि उस सफर को याद नहीं करना चाहती। वो उसके लिए सफर नहीं था, खौफ और बेचैनी में गुजारे चंद घंटे थे जो उसने गुजारे थे। मुस्तकबिल उस वक्त एक भयानक भूत बनकर उसके सामने खड़ा था और उस रास्ते में भूत मुसलसल उसे डराता रहा था। मेरे लिए खुशगवार नहीं था वो सफर, उसने थके से लहजे में सालार से कहा। मेरे लिए भी नहीं था, सालार ने उसे अंदाज में कहा। कई साल हर्ट करता रहा, मुझे देखने आया हो कि अब भी हर्ट करता है। वो बात खत्म करते उसे देखकर बहुत मध्यम अंदाज से मुस्कुराया। इमामा खामोश रही। कई साल पहले की वो रात एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने आने लगी थी और आंखों के सामने सिर्फ रात ही नहीं बल्कि जलाल भी आया था। उस रात की तकलीफ का एक सरा उसकी जात के साथ बंधा था, दूसरा उसकी फैमिली के साथ। उसने दोनों को खोया था। अगली सुबह का सूरज लाख हमेशा जैसा होता, उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही थी। कभी वो सोच सकती थी कि वो कभी उस रात को सिर्फ तकलीफ समझकर सोचेगी, तकदीर समझकर नहीं। उसकी आंखें भीगने लगी थी। बराबर में बैठा शख्स आज उसके आंसुओं से बेखबर नहीं था, लेकिन उस वक्त बेखबर था। उसने कुछ कहे बगैर हाथ बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इमामा आंखें पोंछने लगी थी। वो सारा नक्शा जो उसने अपनी जिंदगी का खींचा था, उसमें ये शख्स कहीं नहीं था। जिंदगी ने किसको किसके साथ जोड़ा, किस ताल्लुक को कहां से तोड़ा था, पता ही नहीं चला। सफर खामोशी से हो रहा था, लेकिन तय हो रहा था। अब बहुत एहतियात से गाड़ी चला रहा हूँ। इमामा को कई साल पहले की उसकी रैश ड्राइविंग याद थी। जिंदगी की कदर हो गई है अब? उसने सालार से हाथ छिड़ाते पूछा। तुम्हारी वजह से एहतियात कर रहा हूँ, वो बोल नहीं सकी। खामोशी का एक और वक्फा आया। वो शहर की हदूद से बाहर निकल आए थे और सड़क पर धुंध महसूस होने लगी थी। यहाँ धुंध गहरी नहीं थी, लेकिन मौजूद थी। कभी दोबारा सफर किया अकेले इस रोड पर? इमामा ने कुछ देर बाद पूछा। मोटरवे से जाता हूँ, अब अगर गाड़ी में जाना हो तो बस एक बार आया था कुछ माह पहले। वो कह रहा था, जब पापा ने मुझे तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ नोट दिया, क्या रात थी। वो जैसे तकलीफ से कहा और फिर हंस पड़ा। उम्मीद थी जिसको उस रात में मैं मुजस्सिम फना होते देखा। समझ में आया मुझे कि तब उस रात तुम किस हालत से गुजरी होगी, अज़ियत से बहुत ज्यादा, मौत से जरा सी कम, लेकिन तकलीफ उसको कोई भी नहीं कह सकता। विंडो स्क्रीन से बाहर देखते हुए वो जो कुछ उस तक पहुंचाना चाह रहा था पहुंच रहा था। उस कांच से वो भी गुजरी थी, नम होती आंखों के साथ, गर्दन सीट की पुष्ट से टिकाए उसे देख रही थी। मैं सारा रास्ता बस यही सोचता रहा कि मैं अब करूंगा क्या करूंगा मैं जिंदगी में, सोच रहा था। अल्लाह ने मुझे जरूरत से ज्यादा जिंदगी दे दी है। तुम्हारे साथ बुरा किया था, बुरा तो होना ही था मेरे साथ। याद है ना, मैंने तुम्हारे साथ सफर में कैसी बातें की थी। उसने अजीब से अंदाज में हंसकर एक लम्हा के लिए गर्दन मोड़कर उसे देखा। एक लम्हा के लिए दोनों की नजरें मिले थे, फिर सालार ने नजरें चुराते हुए गर्दन सीधी कर ली। सफर फिर खामोशी से तय होने लगा था। वो ताल्लुक जो उनके बीच था, वो जैसे खामोशी को भी गुफ्तगू बना रहा था। लफ्ज उस वक्त खामोशी से ज्यादा बामानी नहीं हो सकते थे। इमामा भी गर्दन सीधी करके सड़क को देखने लगी। धुंध अब गहरी हो रही थी, जैसे वो सड़क पर नहीं बल्कि अपनी माजी की धुंध में दाखिल हो रहे थे। गहरी, मादूम न होने और हाथ को हाथ सजाई न देने वाली गहरी धुंध। क्या क्या अपने अंदर छुपाई हुई थी, लेकिन जो कुछ था वो बोझल हो गया था, फरामोश नहीं हुआ था। सेल फोन की रिंगटोन ने उन दोनों को चौंका दिया। सेल पर सिकंदर का नंबर चमक रहा था। सालार हंस पड़ा। इमामा उसकी बेमकसद हंसी को नहीं समझी। हेलो, सालार ने कॉल रिसीव करते हुए सिर्फ इतना ही कहा था। उसे हैरत थी, सिकंदर उस्मान की कॉल इतनी देर से नहीं आनी चाहिए थी। शायद ड्राइवर ने उनके घर पहुंचने पर ही उन्हें सालार के एडवेंचर के बारे में मतला किया था। सालार ने आवाज कुछ कम कर दी थी। जो कुछ सिकंदर से फोन पर कह रहे थे वो नहीं चाहता था कि इमामा तक पहुंचता। जी, वो अब ताबेदारी से कह रहा था। सिकंदर उस पर बुरी तरह बरस रहे थे। और क्यों न बरसते हो, उन्हें बेवकूफ बनाना जैसे सालार के लिए बाएं हाथ का खेल था और यह एहसास सिकंदर के गुस्से में इजाफा कर रहा था। उन्होंने कुछ देर पहले तैयबा के पर्स में पड़े अपने सेल पर ड्राइवर की मिस्ड कॉल देखी थी और उससे बात करके खून की घूंट पी कर रह गए थे।
बाय रोड लाहौर जाना उस वक्त उनके लिए उसकी हिमाकत का आला तरीन मुजाहरा था, लेकिन उसने जितनी इत्मीनान से उनकी आंखों में धूल झोंकी थी वो उनके लिए ज्यादा इश्तियाल अंगेज था। अब गुस्सा खत्म कर दे पापा, हम दोनों बिल्कुल महफूज हैं और आराम से सफर कर रहे हैं, उसने बिलाखिर सिकंदर से कहा। तुम जफर को धमकियां देकर गए थे कि मुझे इन्फॉर्म न करे। धमकी? मैंने मुअद्दिबाना दरख्वास्त की थी उससे कि वो आपको फिलहाल इन्फॉर्म न करे। अब डिनर छोड़कर खामखा परेशान होती, वो बड़ी रसानी से उनसे कह रहा था। मेरी दुआ है सालार कि तुम्हारी औलाद बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो और तुम्हें इतना वखार करे जितना तुम हमें करते हो, फिर तुम्हें माँ बाप की परेशानी का एहसास होगा। वो हंस पड़ा। पापा इस तरह की बातें करेंगे तो मैं औलाद ही पैदा नहीं करूंगा। इमामा ने उसके जुमले पर चौंक कर उसे देखा। पापा दुआ कर रहे हैं कि हमारी औलाद जल्द पैदा हो। इमामा को चौंकते देखकर सालार ने फोन पर बात करते हुए उसे बताया। बेख्तियार सुर्ख हुई, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि इस तरह की दुआ का कौन सा वक्त और तरीका है। दूसरी तरफ सिकंदर फोन पर उसका जुमला सुनकर कुछ बेबसी से हंस पड़े थे। उनका गुस्सा कम होने लगा था। कई सालों के बाद उन्हें सालार से इस तरह बात करना पड़ी थी। वो अब उससे पूछ रहे थे कि वो कहाँ है। सिकंदर को अपने हदूद अरबा के बारे में बताकर सालार ने फोन बंद कर दिया। पापा नाराज हो रहे थे? इमामा ने संजीदगी से पूछा। खुश होने वाली तो कोई बात नहीं है, उसने जवाबन कहा। तुम झूठ क्यों बोलते हो? इमामा ने जैसे उसे शर्म दिलाने की कोशिश की थी। क्योंकि अगर मैं सच बोलूं तो लोग मुझे वो नहीं करने देते जो मैं करना चाहता हूँ। कमाल की मंतक थी और बेहद संजीदगी से पेश की गई थी। चाहे तुम्हारे झूठ से किसी को दुख पहुंचे, मेरे झूठ से किसी को दुख नहीं पहुंचता बल्कि गुस्सा आता है। उसे समझाना बेकार था, वो सालार था। वह अंदाजा लगा सकती थी कि सिकंदर ने उसे फोन पर क्या कहा होगा। रात के तकरीबन पिछले पहर वो सर्विस स्टेशन पर पहुंचे थे। एक जगह याद है तुम्हें? सालार ने गाड़ी रोकते हुए उससे पूछा। इमामा ने धुंधला उस जगह को देखा जहाँ कुछ लाइट्स धुंधर अंधेरे का मुकाबला करने में मसरूफ थे। नहीं, उसने सालार से कहा, ये वो जगह है जहाँ तुमने रुककर नमाज पढ़ी थी। वो दरवाजा खोलते हुए नीचे उतर आया। इमामा ने कदर हैरान नजरों से उस जगह को दोबारा देखना शुरू किया। अब वो उसे किसी हद तक शनाख्त कर पा रही थी। वो भी दरवाजा खोलकर उतर आई। एक कपकपी उसके जिस्म में दौड़ी। वो आज भी एक स्वेटर और चादर में मलबूस थी। वो कमरा बदल चुका था जहाँ उन्होंने बैठकर कभी चाय पी थी, चाय और चिकन बर्गर। सालार ने कुर्सी पर बैठते हुए उस आदमी से कहा जो जमाइयाँ लेते उन्हें अंदर लेकर आया था और अब ऑर्डर के इंतजार में खड़ा था। इमामा उसके ऑर्डर पर उसे देखकर मुस्कुराई। अब खा लोगे? वो जानता था उसका इशारा किस तरफ था। वो कुछ कहे बगैर मुस्कुरा दिया। लास्ट टाइम हम वहाँ बैठे थे, तुमने वहाँ नमाज पढ़ी थी। वो हाथ के इशारे से उस कमरे की मुख्तलिफ अतराफ इशारा करते हुए कह रहा था। इमामा को याद नहीं था। कमरे में जगह जगह टेबल्स और कुर्सियां लगी हुई थी। फजर की अजान में अभी बहुत वक्त था और फिलहाल उस जगह पर काम करने वाले चंद आदमियों के अलावा कोई भी नहीं था। अब उस जगह पर चाय और बर्गर इतने बुरे नहीं थे जितने उस वक्त थे। प्रेजेंटेशन भी बहुत बेहतर थी, लेकिन उन दोनों में से कोई न जायके को देख रहा था न प्रेजेंटेशन को। दोनों अपने अपनी माजी को जिंदा कर रहे थे। एक चंद घूंट और चंद लुकमों की बात नहीं थी, जिंदगी की बात थी जो न जाने रेल की पटरियों की तरह कहां से गुजर कर एक स्टेशन से ले आई थी। उस मकाम पर खड़े थे जहां उन पटरियों का कांटा बदला था, दूर करीब, एक दूसरे में मदगम और अब एक दूसरे के साथ। उस रास्ते पर कुछ नई यादें बनी थी। उनकी शादी के बाद सड़क के रास्ते उनका पहला सफर और उन नई यादों ने पुरानी यादों को धुंधलाने के अमल का आगाज कर दिया था। टेबल पर बिल के पैसे रखने के बाद वो उठ खड़ा हुआ। इमामा ने भी उसकी पैरवी की। सालार ने चलते उसका हाथ अपने दाएं हाथ में पकड़ लिया। इमामा ने उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट आई थी। इमामा, वो पिस्तौल कहाँ है? वो इमारत से बाहर आते उसके सवाल पर चौंकी। उसे क्या याद आया था? वो हंस पड़ी। अब्बू के पास है, उसने सालार से कहा। तुम वाकई चला सकती थे? सालार ने पता नहीं क्या यकीन दहानी चाहिए। हाँ, इमामा ने सर हिला दिया। लेकिन इसमें गोलियां नहीं थी। उसके अगले जुमले पर बेख्तियार टिटका। मेरे पास बस पिस्तौल ही था, वो इत्मीनान से कह रही थी। उसने बेख्तियार सांस लिया। उसकी आंखों में धूल उसने झोंकी थी। या अल्लाह,
वो अंदाज़ा नहीं कर सका। उस पिस्तौल ने उसे जितना शौक और गुस्सा दिलाया था, अगर उसे अंदाज़ा हो जाता कि वो बुलेट्स के बगैर था तो सालार उस दिन इमामा को पुलिस के हाथों ज़रूर अरेस्ट करवा कर आता। वो पिस्तौल हाथ में ले क्यों इतनी पूरी एतमाद नजर आती थी उसे, ये उसे अब समझ में आया था। तुम डर गए थे? इमामा हंस रही थी। नहीं, डरा तो नहीं था मगर शौक रह गया था। तुम सारा रास्ता रोती रही थी। मैं तवक्का भी नहीं कर सकता था कि तुम मुझ पर पिस्तौल निकालोगी। तुम्हारी आंसुओं ने धोखा दिया मुझे। वो अब कुछ खौफी से कह रहा था। इमामा खिलखिलाकर हंसी। वो दोनों अब गाड़ी में बैठ रहे थे। बैठने के बाद भी जब वो गाड़ी स्टार्ट करने के बजाय विंडो स्क्रीन से बाहर देखता रहा तो इमामा ने उससे कहा, गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? मुझे क्यों ये ख्याल नहीं आया कि तुम्हारा पिस्तौल खाली भी हो सकता है? क्यों ख्याल नहीं आया? वो जैसे बड़बड़ाया वो एक बार फिर कहा, अब रोना मत। इमामा ने उसे छेड़ा। वैसे क्या करते तुम अगर तुम्हें पता चल जाता? मैं सीधा जाकर पुलिस के हवाले करता तुम्हें। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, तुम्हें शर्म ना आती? इमामा बिगड़ी। तुम्हें आई थी जब तुमने मुझ पर पिस्तौल निकाला था? मैं मोहसिन था तुम्हारा, सालार ने वैसे अंदाज में कहा। मोहसिन थे? तुम मुझे धमका रहे थे। जो भी था, कम अज कम मैं डिजर्व नहीं करता था कि तुम गन पॉइंट पर रख लेती मुझे। लेकिन मैंने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? इमामा ने मुदाफियाना लहजे में कहा। तो मैंने कौन सा नुकसान पहुंचाया था? गाड़ी अब दोबारा मेन रोड पर थी। लाहौर की हदूद में दाखिल होने तक इमामा उससे एक बार फिर खफा हो चुकी थी।